नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए ये आज का बूस्टर डोज नंबर 9 है। और अब तक जितने भी वीडियोज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अपलोड किए गए हैं, सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको कुछ वीडियोज़ मिसिंग लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको सारे वीडियोज़ सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज है बूस्टर डोज की, इसमें हम पूरे साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं और ऐसे प्रश्न जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि आपके सिलेबस में है, उस पर आधारित कोई एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रतिदिन क्लियर करते हैं, ताकि परीक्षा में अगर ये बिंदु पूछे जाएँ तो आप उनका बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये बूस्टर डोज नंबर 9 है। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर, बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि स्पोर्ट जो है ना, ये हाईलाइटेड पोर्शन है। आप अगर सिलेबस देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के अंतर्गत स्पोर्ट जीके ये हाईलाइटेड है। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं डिटेल में उनके बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर आप दे सकें। जैसे कि यहाँ पर देखो, 10वीं जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2024 के बारे में पहला क्वेश्चन होगा। तो देखो, 2024 में इसका ये 10वां संस्करण था, जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2024, ठीक है। तो 10वां संस्करण, इसका आयोजन दिसंबर के महीने में किया गया था, 7 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। कहाँ पर किया गया? तो मस्कट में। अब एक बात यहीं से थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2024 और जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप 2024 दोनों का ही आयोजन मस्कट में ही किया गया। और पहली बात तो ये कॉमन हो गई कि चाहे जूनियर महिला हॉकी एशिया कप है, चाहे जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप है, दोनों का ही आयोजन मस्कट में किया गया और दोनों में ही विजेता देश भारत रहा है। तो दो बातें तो यहाँ पर बिल्कुल कॉमन रखिएगा, तो याद रखने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो 10वां जूनियर महिला हॉकी एशिया कप हुआ, तो इसमें भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसने कमाल दिखाया और विजेता बनी है। किसको हराया? तो चीन को हराया, ठीक है। तो हमारा जो पड़ोसी देश है और लगभग विरोधी भी है, तो चीन को हमने हराया था। तो महिलाओं की टीम ने चीन को हराया था और पुरुषों की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। तो भाई साहब ये देख लीजिए आप कि महिलाओं ने चीन को हरा दिया और पुरुषों ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसे आप इसे रट लेंगे तो अच्छे से याद रहेगा आपको। याद, दोनों का एक क्रम जो है 10वां रहा था, दोनों का आयोजन मस्कट में किया गया था। बस यही चीज़ें तो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। और दोनों ही जूनियर, एक जूनियर महिला हॉकी एशिया कप है, दूसरा जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप है, दोनों का आयोजन मस्कट में किया गया था। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, बात यहाँ पर हॉकी की हो रही है, तो कई बार ना एग्ज़ाम में क्या होता है कि हॉकी से संबंधित कुछ जो स्पोर्ट और ट्रॉफीज़ हैं उनके नाम दे देता है और आपसे कहेगा कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हॉकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रॉफीज़ हैं उसमें एक आता है आपका अजलान शाह कप। इस पर कई बार प्रश्न भी बनते हैं, तो ये मैं आपको आगे आपको करवा देता हूँ। अजलान शाह कप, दूसरा है आगा खां कप, तीसरा है ध्यानचंद कप, चौथा रंगास्वामी कप का संबंध भी हॉकी से है। इसके बाद है आपका सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप। इतने सारे कप और ट्रॉफीज़ हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? अब से जब भी ये सारी ट्रॉफीज या कप का नाम आए ना, आगे हॉकी जोड़ दिया करो। जैसे अजलान शाह कप हॉकी, आगा खां कप हॉकी, ध्यानचंद कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, सिंधिया कप हॉकी, रणजीत सिंह कप हॉकी, बेटन कप हॉकी, इंदिरा कप हॉकी। तो आपका जो दिमाग है ना, इसको याद रखिएगा। ये ट्रिक होती है कि जो भी आपको याद रखना है उसको बार बार आप सोचते रहो और बोलते रहो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको बता दें कि हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FIH की स्थापना होती है 1924 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लुज़ैन में, और इसके हेड कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत में हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, नाम हॉकी इंडिया है। तो हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना होती है कब? 2009 में होती है। वर्तमान में हेड कौन है? दिलीप तिर्की हैं। और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको?
तो एशिया में जो हॉकी फेडरेशन है इसकी स्थापना होती है मलेशिया कुआलालंपुर में। तो ये ध्यान रखना कि जो एशिया हॉकी फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, भारत वाला नई दिल्ली में है, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हॉकी का मुख्यालय जो है ये लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। तो भारत में जो अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के, क्या नाम है, दिलीप तिर्की नाम है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कप और ट्रॉफीज़ हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाते हैं, जैसे कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तान अजलान शाह का जो संबंध है ये मलेशिया से है, ध्यान देना। तो ये जापान ने जीता इसको पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है, तो मलेशिया में होता है, और यहाँ पर जापान ने जीता है किसको हराकर, पाकिस्तान को। इसी के साथ ये देखो FIH हॉकी 5S, FIH हॉकी 5S ये वर्ल्ड कप होता है, मेंस और वुमेंस दोनों का होता है। तो दोनों का ही आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मस्कट में दोनों का आयोजन किया गया है। FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप 2024 और मेंस वर्ल्ड कप 2024 दोनों का आयोजन मस्कट में किया गया। दोनों में विजेता बना है नीदरलैंड। तो कॉमन सी बात है, याद रखने में आपको सुविधा पड़ेगी। और ध्यान देना कि वोमेंस में नीदरलैंड की महिलाओं ने हराया था भारत को, और मेंस वर्ल्ड कप 2024 में नीदरलैंड के पुरुषों की जो टीम है उसने हराया था मलेशिया को, ठीक है। तो FIH हॉकी 5S वोमेंस और मेंस वर्ल्ड कप आयोजन मस्कट में, विनर नीदरलैंड। भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में, नाम है इसका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो एक सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कॉपरनिकस सेंटिनल 1C। कॉपरनिकस सेंटिनल 1C नामक जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और किससे लॉन्च किया गया है, तो जो रॉकेट जिसके द्वारा कॉपरनिकस सेंटिनल 1C को लॉन्च किया गया है, तो इसे वेगा C के थ्रू लॉन्च किया गया है। गुयाना के फ्रेंच गुयाना में स्थित एक कौरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण गृह है, वहीं से इसे भेजा गया है, कौरू से। क्या नाम है, कौरू। अब देखो बात यहाँ पर क्योंकि हो रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जोसेफ एस्चाबेचर, पढ़ लीजिए, ASCHACHER। अब क्या पढ़ेंगे आप, इसे पढ़ लीजिएगा, ASCHBACHER, जोसेफ एस्चाबेचर पढ़ लीजिए आप। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण ऐसे सैटेलाइट्स के बारे में बात करूँगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लाइक एज बृहस्पति के चंद्रमाओं, बृहस्पति के चंद्रमा। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गैनीमेड किस ग्रह का चंद्रमा है, मतलब उपग्रह। चंद्रमा आपको पता ही है, जो चंद्रमा होता है या उपग्रह होता है, तो ग्रहों के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते हैं। तो गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, ये 3 मून्स हैं किसके, जुपिटर यानी कि बृहस्पति के, ठीक है। और इन पर यानी गैनीमेड में, कैलिस्टो में और यूरोपा पर जीवन है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस नामक एक मिशन को लॉन्च किया था। जूस, अब नाम में ही जूस है, जे इज फॉर जुपिटर, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इस पूरे मिशन का नाम था, जिसे जूस नाम दिया गया था। तो नाम से आपको याद रहेगा, जे फॉर जुपिटर, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए एक यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है, ESA ने लॉन्च किया है। और ESA के गया स्पेस टेलीस्कोप, नाम है इसका गया स्पेस टेलीस्कोप, किसने लॉन्च किया है, ESA ने। क्यों लॉन्च किया है, तो देखो शिव और शक्ति नामक 2 प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की गई है गया स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। ESA और जाक्सा जो है यह जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ESA और जाक्सा ने मिलकर एक बेपी कोलंबो, क्या नाम है, बेपी कोलंबो मिशन एक शुरू किया है। और ये जो बेपी कोलंबो मिशन है ना, आपका जो बुध ग्रह है, ये बुध का यानी कि बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार इसने तस्वीर ली है। और मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा। इसमें जो हमारा चंद्रमा है उसके इर्द गिर्द 5 सैटेलाइट छोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, ईवीएस का यह क्वेश्चन हो सकता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। यह प्रतिवर्ष होता है 4 दिसंबर को। इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, नाम इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। देखो यहाँ पर बात हो रही है 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन निकाल दीजिए, विश्व वन्यजीव दिवस ये होता है 3 मार्च को। तो 3 मार्च को मनाए गए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम है ये है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लानिट। कनेक्टिंग इंडिया, वो नोकिया वाला लोगो आपको याद होगा ना, उसी से याद रखना। इसमें भी वही है कनेक्टिंग पीपुल, उसमें भी कनेक्टिंग पीपुल लिख के आता था, नोकिया का जो लोगो होता था उसमें 2 लोग हाथ मिलाते थे। तो कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लानिट ये थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को मनाया गया था। ठीक है। और वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि हम जो वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे ये कब मनाते हैं हम, आपको याद होगा, ये प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। और इसी प्रकार से अब प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को होगा ध्यान दिवस। योगा और ध्यान होता है ना, तो योगा डे तो हो गया आपका 21 जून को, तो ध्यान दिवस कब होगा, ये 21 दिसंबर को होगा। तो पहली बार इसे 2024 में मनाया गया है 21 दिसंबर को, विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में। और इसको सहमति दी गई है यूएनजी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 193, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ध्यान देना कि जो यूएनजीए का 79वां 79 सेशन हुआ था, इसके हेड कौन है, तो फिलेमोन यांग नाम है। अब फिलेमोन यांग कहाँ से हैं, तो ये कैमरून से हैं। ठीक है। अब क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है कि पहली बार कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट किए गए, तो पिछले 2-3 सालों में कई दिवस की शुरुआत की गई है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इसको शुरू किया गया, तो इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब, 11 जून को मनाते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस शुरू किया गया, प्रतिवर्ष 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस शुरू किया गया, प्रतिवर्ष 25 मई को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाया गया, अब इसे मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस ये 15 मार्च को होता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को होता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 27 दिसंबर को स्टार्ट किया गया है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे, ये 16 जनवरी को होता है। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये दिवस है 23 जनवरी। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के जो सपूत थे उनकी याद में, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी से संबंधित दिवस है, प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त, आपका जो चंद्रयान 3 मिशन था ये 23 अगस्त को ही लॉन्च हुआ था, मतलब पहुंचा था अपने टारगेट पर, तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुरू किया गया 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 नवंबर को। ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक दिवस एग्जाम में आ जाए। ठीक है। अब देखो ये है आज की वीडियो का अंतिम सेगमेंट, और इसमें हम आज जो आपका ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि होता है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, दूरस्थ बिंदु, इस पर कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो भारत का मैप ये आप देख रहे हैं। अब क्रमशः मैं आपको बताता हूँ। देखो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो पश्चिमी राज्य है ये आपका गुजरात। समझ गए, ये पूर्वी अरुणाचल है, पश्चिमी गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये आपका सर्वाधिक उत्तरी राज्य है। ठीक है। और दक्षिण में देखेंगे तो सर्वाधिक जो दक्षिणी राज्य है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ये आपका हो गया तमिलनाडु, ये सर्वाधिक दक्षिणी राज्य माना गया। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। अब हम अगर यूटीज को भी जोड़ लें, केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लें, तो सबसे जो उत्तरी भाग है आपका, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, लिए आपका लद्दाख, ये लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे दक्षिणी हिस्सा यूटीज में ये आ जाएगा। और भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये आपको बताते हैं, सबसे एक्सट्रीम में कौन सा जाएगा। ठीक है। जैसे कि
जो आपका दक्षिणी बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये माना जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये साउदर्न मोस्ट है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु। देखो भूमि पर तो ये कन्याकुमारी हो जाता है, लेकिन सबसे साउदर्न मोस्ट माना जाएगा आपका ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आप समझ लेना, थोड़ा सा याद रखना इसको भी। इसके बाद सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, ये सबसे ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये लद्दाख में स्थित है, इसे कहेंगे इंदिरा कोल। तो उत्तर में जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, और इसी के साथ सुदूरस्थ जो पश्चिमी बिंदु है, ये आप देख रहे हैं सबसे पश्चिम में ये बिंदु है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसको कहेंगे गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। और सुदूरस्थ जो पूर्वी बिंदु है, ये आप देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, तो ये है आपका किविथु, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित जो कन्याकुमारी है, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। मतलब मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण में ये आपका कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का जो साउदर्न मोस्ट है वो इंदिरा पॉइंट माना जाएगा यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में कई बार बनते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग इसका जो है आंसर कर पाते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में मैंने सारे पॉइंट रख दिए हैं, अब आप खुद बताइए कि भारत का जो सुदूर पश्चिम है, आपको बस ये बताना है कि भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो उत्तर का फिलहाल मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। ग्रुप के बारे में आपको जानकारी जल्दी मिल जाएगी, हम बने रहेंगे आपके साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।